तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे, कोई भी 2 और मोर देन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बॉडीज आपको गिवन होंगी, उनमें उन सभी का क्या निकालना है, पहली स्टेप होगी सबका अलग अलग क्या निकालोगे, मास, क्या निकालोगे, सबका अलग अलग मास। दूसरा, सबका अलग अलग क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे। कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आपको उन जो भी सभी बॉडीज हों उनका क्या पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, जो आपको पता होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मैंने बताया है। देखो क्वेश्चन देखो स्टार्ट में, 2 सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस आर, मास डेंसिटी सिग्मा एंड 2 सिग्मा। मास डेंसिटी का स्पेशल रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, आर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एज शोन इन फिग, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया अभी आपको, दोनों का क्या निकालना है, 2 हो 3 हो चाहे 4 हो, मतलब 2 और मोर देन जितनी बॉडीज हो उन सभी का क्या निकालना है, मास निकालना है। बॉडी ए का मास क्या हुआ, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, एरिया इंटू हाइट, हाइट को क्या मान ली, यूनिट मान ली है, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो वो आखिरी में क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है, ऊपर नीचे कॉमन आके। तो बॉडी ए का मास कितना आया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बॉडी बी का मास कितना आया, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस दोनों की सेम, जबकि मास डेंसिटी दोनों का डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट ले ली है, बाकी सब सेम है। दोनों बॉडीज को उनके जो भी पॉइंट पे उनके जो मास थे, ठीक है, वहां पे इनको मैंने प्लेस्ड कर दिया है। बॉडी ए को पॉइंट ओ पे और बॉडी बी को ओ डैश पे। देखो बॉडी ए को ओ पे क्यों रखा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, पॉइंट ओ पे। और बॉडी बी को ओ डैश पे क्यों रखा, क्योंकि बॉडी बी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ओ डैश पे है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो डिस्टेंस डायरेक्ट निकालो। देखो यहां से यहां तक कितना है r, और ये कितना हो गया r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, ये आ गई देखो भाई 2r, 2r, ठीक है। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज बॉडी ए से x डिस्टेंस आगे है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। बॉडी ए को मैंने मान लिया कि ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो जिस भी बॉडी से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो उस बॉडी को क्या मान लो, ओरिजिन पे मान लो। इससे 2r डिस्टेंस आगे पॉइंट ओ डैश है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2r, 0। अब जैसे पॉइंट मास का अपन सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, उसी फॉर्मूले से m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से दोनों जो बॉडीज था उनका क्या निकाल लेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो देखो XCO हम कैसे निकालेंगे, एम ए इंटू ये कहाँ पे था, 0,0 पे, तो ये तो हो गया 0, प्लस एम बी ये कहाँ था 2r, 0 पे, तो एम बी इंटू 2r डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। आगे इसको सोल्व किया तो एम बी की वैल्यू ये आई, अभी अभी निकाली, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और एम ए की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। एम बी नीचे और आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी। अब देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से तीनों जगह से कॉमन आया और कैंसिल हुआ। सिग्मा भी यहाँ से और यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। फाइनली जब कैलकुलेशन की तो x इक्वल टू क्या आया, 4r/3। ये क्या है, पॉइंट ओ से सेंटर ऑफ मास की क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आपको सिमेट्रिक बॉडीज देखनी है, अलग अलग बॉडीज देखनी है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की बॉडी अलग शेप में दिखाई दे रही है। ये शायद क्या है, स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर प्लेट मान सकता हूं मैं इसको। और ये जो बाकी का पोर्शन है वो कौन सा है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो दोनों का मास निकालेंगे पहले। तो मास कैसे निकालेंगे,
देखो मास पहले निकाल रहा हूं मैं, बॉडी ए का मास या सेमी सर्कुलर जो डिस्क है उसका सेमी सर्कुलर, एस सी का मतलब है सेमी सर्कुलर मैंने मान लिया है शॉर्ट फॉर्म, तो इसका तो जो मास है वो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। कंप्लीट बॉडी होती तो इसका मास क्या आता, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है हाफ है, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है वो कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका एरिया कितना है 4r स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या मान लिया है, बेस मान लिया है दोनों का, ठीक है। तो बेस से कितनी हाइट ऊपर सेंटर ऑफ मास होता है किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क का, वो होता है 4r बाई 3 पाई। तो जो ए बी है यहां से यहां तक उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4r बाई 3 पाई। तो फिर बी सी की भी पता होना ही चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट को तो मान लेंगे, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क का मास मैं मान लूंगा पॉइंट ए पे, और जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मास मान लूंगा पॉइंट सी पे। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के कहीं बीच में कहीं पे भी आ सकता है इसी लाइन के ऊपर, तो उसके लिए ये वाली डिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो यहां से यहां तक की अपने पास आई 4r बाई 3 पाई, और आगे की आई r, क्योंकि कंप्लीट जो इसकी साइड है प्लेट की वो है 2r, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा प्लेट का वो इसके कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो BC की वैल्यू कितनी आई r, तो दोनों के बीच की कितनी आ गई r प्लस 4r बाई 3 पाई। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, दोनों के मास पता है, तो अपन सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल लिए। कैसे, सपोज अपने को मास कहां से निकालना था, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास था, वहां से क्या निकालना था, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया 0,0, कहां, रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास था उस पॉइंट को, और इससे कितना पीछे था ये r प्लस 4r बाई 3 पे, ये कौन था, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो देखो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो देखो नीचे तो m1 प्लस m2 आ गया, ऊपर देखो m1 कौन सा था, ये वाला सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो ये कहां पे है, r प्लस 4r बाई 3 पाई पे है, कोमा 0। तो मास तो ये हो गया, और इसका तो कोऑर्डिनेट हो गया वो r प्लस 4r बाई 3 पाई हो गया, प्लस m2 इंटू r2 जो भी लेते थे। तो m2 तो कितना है, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर, और जो इसका पोजीशन ये कहां पे है 0,0 पे, तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया वो भी 0। फाइनली जब कैलकुलेशन की तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, और यहां से भी आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और पाई नहीं था नीचे पाई डिनोमिनेटर में आ गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया सब जगह से। फाइनली जब कैलकुलेशन की तो इसकी वैल्यू कितनी आई, पाई आर 3 पाई प्लस 4 अपॉन 3 पाई प्लस 8। ये क्या है, r1 डिस्टेंस फ्रॉम रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर आपको सेमी सर्कुलर डिस्क से पूछा जाए तो क्या किया जाएगा, अब r1 की वैल्यू आ गई, उसको r प्लस 4r बाई 3 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उससे आपके पास सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, बॉडी का कुछ मास आपको गायब मिलेगा, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट बॉडी बनानी है। कैसे, जैसे ये वाली बॉडी थी, इसको अच्छे से देखो, तो ये पहले कैसी थी, कंप्लीट बॉडी थी, फिर इसमें से कुछ मास क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जब भी पॉइंट मास से अपन क्या निकाल रहे थे, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 ले रहे थे। जब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे अब, तो यहां क्या किया जा रहा है, मास को हटाया जा रहा है, ठीक है, रिमूव किया जा रहा है। तो रिमूव जो मास होता है उसके लिए जो इसकी मास डेंसिटी है उसको क्या कर दोगे, नेगेटिव,
फिर इसका मास निकालेंगे, और सेम वही प्रोसेस है, अलग अलग बॉडीज का मास निकालो, दोनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो और सोल्व कर डालो। ये बॉडी थी मेरे पास, ऐसे थी, देखो पहले कंप्लीट बॉडी थी, फिर इसमें से माइनस सिग्मा करके मैंने कुछ हटा दिया, माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ऐड वाला मार्क ही लगा देंगे। दोनों बॉडीज का अलग अलग क्या निकाल लिया हमने, मास निकाल लिया। क्या आया, सिग्मा पाई ए स्क्वायर, बॉडी फर्स्ट का आया, और नेक्स्ट वाली का क्या आया, सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 2, 4, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, ए बाई 2, तो ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। तो देखो मास ऑफ बॉडी ए तो आ गया सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, और मास ऑफ बॉडी बी आ गया माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4। माइनस सिग्मा किस लिए लगाया है वो मैंने आपको बता दिया है। दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास जो हैं, बॉडी ए का यहाँ था, मतलब ये तो थी कंप्लीट बॉडी, फिर जो रिमूव किया है वो कहाँ था, यहाँ ओ डैश पे था, ये तो है ओ और ये है ओ डैश। दोनों को भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किया है, ओ पे एम ए है और ओ डैश पे एम बी है। एम ए तो कंप्लीट मास है और एम बी है रिमूव्ड मास है। आगे m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 वाले फॉर्मूले से क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया। किसी भी एक पॉइंट को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, तो मैंने ओरिजिन किस पॉइंट को मान लिया, सपोज मैंने ओरिजिन मान लिया पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है, और एम ए है उसको मैं मान लेता हूं, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बाई 2, ठीक है, किस साइड में है, लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन अपन क्या मान लेंगे, इसी को पॉजिटिव मान लेंगे, इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि अपने हाथ में है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए ए बाई 2,0। आगे सोल्व करो, एम ए इंटू ए बाई 2, एम ए की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट की इंटू ए बाई 2 प्लस एम बी इंटू 0, तो एम बी इंटू 0 किया तो आगे क्या हो गया, 0 आ गया, डिवाइड बाई एम ए माइनस एम बी, ये था एम ए, ये था एम बी, इनको क्या कर दिया, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। ऊपर से सिग्मा पाई ए स्क्वायर से सिग्मा पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, सब जगह से कॉमन बना के कैंसिल हो गया। फाइनली वैल्यू क्या आई, 2a बाई 3, ठीक है, 2a बाई 3 आई। तो किस डायरेक्शन में आई है, ये लेफ्ट साइड में आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर सपोज अपने पास 2a बाई 3 नेगेटिव आ जाता, तब अपन क्या मानते कि जो हमने डायरेक्शन मानी है वो क्या है, रॉन्ग है, मतलब ये किस साइड में है, राइट साइड में, ठीक है। तो जो प्लस और माइनस का जो इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो सिर्फ डायरेक्शन में पे पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में अपन खुद मान रहे हैं उस डायरेक्शन के लिए तो क्या आता है, पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब आगे देखो, कैविटी प्रॉब्लम पे बेस्ड ये है। तो कंप्लीट प्लेट मानी, देखो इसका क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास पूछा है, इसमें से आर रेडियस, ठीक है, आर रेडियस का निकाल दिया है, इसने कोई मास निकाल दिया है। तो ये पहले क्या थी, कंप्लीट प्लेट थी, बाद में आर रेडियस की डिस्क इसमें से क्या कर दी है, निकाल दी है। तो जो मास होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, बाकी सेम वो ही प्रोसेस, दोनों का मास निकालना है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और मास को क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, बाकी सेम वो की वही प्रोसेस है। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता है, दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग अलग, मतलब रिमूव्ड मास का और जो कंप्लीट मास था उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की सीधी डिस्टेंस भी आपको पता होना जरूरी है। दोनों के मास, ये तो हो गया माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये किसका मास है,
जो हमने डिस्क हटाई है, रिमूव्ड मास है कितना है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। जो कंप्लीट प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, पॉइंट ओ पे हमने एज्यूम कर लिया है और इसका ओ डैश पे था, तो ये कितना आगे था, आर आगे। ठीक है, अब अपने को पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो अपन किस पॉइंट से निकालना चाहेंगे, आपकी इच्छा। सपोज आप पॉइंट ओ डैश से क्या निकालना चाहोगे, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालना चाहोगे, तो पॉइंट ओ डैश को क्या मान लोगे, 0,0, और जो ओ पॉइंट है वो कितना आगे है, आर, तो ये हो जाएगा r,0। आगे फॉर्मूला लगाया m1 x1, तो m1 की वैल्यू तो थी माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो भी क्या हो गया भाई, 0 हो गया। फिर m2 आया, m2 क्या था, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर, वो x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, सिग्मा 4r स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई m1 कितना था, माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, प्लस m2 कितना था, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। इसको आगे हमने सोल्व किया, फाइनली क्या आया, 16r/16 माइनस पाई, दैट इज सेंटर ऑफ मास लाइज इन द राइटवर्ड साइड फ्रॉम द कैविटी, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन क्या मान ली, पॉजिटिव। देखो एक दो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या जरूरी है क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही सेंटर ऑफ मास हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। नेक्स्ट वाला है सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। अगर मान लो किसी कोई बॉडी क्या है, सिमेट्रिक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है उसी एक्सिस के ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, लाई। क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क देखी थी हमने, वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या थी, सिमेट्रिक थी, तो उसका सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस के ऊपर आया था, वाई एक्सिस के ऊपर ही आया था। अरे बोलो हाँ कि ना। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम लाइज इन वाई जेड प्लेन, अगर सभी पार्टिकल वाई जेड प्लेन में है, किस प्लेन में है, सपोज ये वाई और ये जेड और एक्स प्लेन शायद इस साइड में है, तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अरे भाई अगर सभी के सभी वाई जेड प्लेन में आ गए तो एक्स में सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा भाई। ठीक है, अरे कोई आदमी जिस रास्ते से गए नहीं तो वहां पे उसके मार्क कहां मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है, ठीक है, सिंगल बॉडी का निकाल लिया है, डबल बॉडी का निकाल लिया है ना, पॉइंट ऑफ मास के निकाल लिए थे, और अगर अलग अलग आपको बॉडीज दी गई हैं अलग अलग शेप की, उनके भी सेंटर ऑफ मास निकाल लिए हैं। अब आगे इनके जो एप्लीकेशन आते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, वो धीरे धीरे आगे जाते जाते वो पढ़ने वाले हैं अपन। अब देखो क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया, आर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। रात के 3 बजे भी याद होना चाहिए। फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, पोजीशन का क्या कर देते हैं अपन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशन फर्स्ट किसकी दिखाई है अभी मैंने, m1 r1 वाली, वो पोजीशन की, तो उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो drCom अपॉन dt, ये तो हो जाएगा vCom इक्वल टू m1 dr1 बाई dt, ये हो जाएगा m1 v1। ठीक है, इनको दोनों और क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं, उससे क्या मिल जाती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाती है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा आपको, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखो ये आया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो m1 m2 m3
इनको कहाँ ले आता हूँ मैं, ACOM के साथ ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया एफ नेट, मतलब सिस्टम के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो वाला आ गया, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इससे क्या मिल जाता है, फोर्स, मतलब नेट फोर्स मिल जाता है। ये किसके इक्वल आ रहा है, F1, मतलब फर्स्ट वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स है, सेकंड वाले पे कितना है, थर्ड वाले पे कितना है, ये कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो आगे देखो, द इंटरनल फोर्स विच द पार्टिकल्स एक्सर्ट्स ऑन वन अदर प्ले एब्सोल्युटली इन नो रोल, मतलब जो इंटरनल फोर्स है वो आपस में कोई रोल आपस में लगते हैं, जैसे फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पे लगाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे, ऐसे फाइनली क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आके क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो मोशन में कोई रोल नहीं रखते। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अपने पास क्या है, देखो 2 पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, एक क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मास 1 kg 2 kg, मतलब A और B कोई 2 पार्टिकल हैं, एक का मास 1 kg है और दूसरे का 2 kg है, रेस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर विथ स्पीड UA इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो A की स्पीड है वो तो है 200, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर UB की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली देवर 90 मीटर अपार्ट, मतलब इनिशियली वो कहाँ थे, 90 मीटर अपार्ट, मतलब दूर थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 90 मीटर थी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, तो पूछा क्या गया है, सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड कर लेगा, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इनिशियल में कहाँ पे था और कितनी इसकी वेलोसिटी थी। तो मैं पहले निकाल रहा हूं, जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे था, भाई साहब आप कहाँ पे थे, तो उसके लिए MA/RA इक्वल टू MB/RB मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला, MA की वैल्यू कितनी है 1 और MB की वैल्यू कितनी है 2, मतलब मास ऑफ बॉडी A मास ऑफ बॉडी B का 2 kg है। RA पॉइंट A को मैंने मान लिया RA पे, और जो पॉइंट 2 है उसको मैंने मान लिया RB डिस्टेंस पे मान लिया दोनों को, मतलब बीच में कोई पॉइंट है वहां से एक तो RA पे है और दूसरा है RB पे। तो जो RA और RB है उनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 90 मीटर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट मैंने बीच में मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उससे B तो था RB पे और A था RA पे, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 90 मीटर, वो किसके इक्वल आएगी, RA प्लस RB के इक्वल। यहाँ पे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व किया, RA की वैल्यू देखो यहाँ पुट करो, RA की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, 2RB आई, तो 2RB प्लस RB 3RB इक्वल टू 90 मीटर, तो RB की वैल्यू आई 30 मीटर, RB को यहाँ पुट किया, RA की वैल्यू आ गई 60 मीटर, मतलब लोकेशन पता चल गई। तो जो RA है वो कितना है 60 मीटर, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट A से कितना दूर है 60 मीटर दूर है, मतलब इनिशियली कहाँ पे है 0,60 पे है, कौन, सेंटर ऑफ मास। पॉइंट A को मैंने एज्यूम कर लिया ये 0,0 पे ओरिजिन पे है, पॉइंट B को मैंने मान लिया 0,90 पे है, तो इनकी पोजीशन पता चल गई, इनिशियल वाली कितनी है, RA 60 मीटर पे है, RA इक्वल टू 60 मीटर, मतलब 60 मीटर ऊपर इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब वहां पे क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज के लिए क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी, वही कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। सॉल्व कीजिए, मतलब एक्सेलरेशन वो ही रहेगा कांस्टेंट। अब वेलोसिटी निकालो, एम ए इंटू यू ए, एम बी प्लस सॉरी एम ए इंटू यू ए और एम बी इंटू यू बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। एम ए की वैल्यू मास ऑफ बॉडी ए 1 kg और वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया है पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी कुछ मानूंगा क्या मान रहा हूं पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा नेगेटिव। बॉडी बी का मास 2 kg और जो इसका वेलोसिटी थी वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे सोल्व किया तो अपने पास वेलोसिटी कितनी आई 100/3। तो देखो पोजीशन आ गई और वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे भाई। अरे भाई कोई बॉडी है, सेंटर ऑफ मास को ही क्या मान ली हमने, कंप्लीट बॉडी मान ली। उसकी ऑलरेडी हाइट कितनी थी 60 मीटर थी, 60 मीटर। जब ये क्या था u इक्वल टू 0 था इसके लिए, इनिशियल में इसकी वेलोसिटी सॉरी u इक्वल टू 0 नहीं था, ये कहाँ था 60 मीटर ऊपर था और इसकी वेलोसिटी अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है 100/3 निकाली है। तो ये कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल 0। तो देखो v सेंटर ऑफ मास मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू हाइट कितनी अटेंड करेगा वो वाली। फॉर्मूले में पुट किया तो h की वैल्यू आई 55.55। काइनेमेटिक्स से भाई सॉल्व खुद को करना पड़ेगा और बाकी मैंने कर दिया है। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द सेंटर ऑफ मास इज h इक्वल टू 60 प्लस 55.55 115.55 मीटर। ये क्या आ गई मैक्सिमम हाइट आ गई। तो देखो कुछ केसेज हैं किसमें, जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं उसमें। देखो डरना नहीं है, ये डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे कभी कभार। देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर बॉडी जो मतलब बॉडी है उसके जो अलग अलग मासेज हैं उनका भी एक्सेलरेशन क्या हो 0। उन सभी का एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या करते हैं आपस में भी एक दूसरे के कंपोनेंट को कैंसिल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, इट मे बी चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो देखो एफ नेट अगर 0 हो किसी सिस्टम के ऊपर तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया 0, और अलग अलग का 0 हो भी सकता और नहीं भी। तो उसकी वजह से देखो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। इस हिसाब से अपन लिखते हैं, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेंगे तो ये क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये क्या होगी इंटरनल फोर्स की वजह से कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब जैसे एक्सेलरेशन में a1 a2 कांस्टेंट नहीं थे वैसे ही v1 v2 और v3 भी कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0, तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, तभी तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई 0। v1 v2 v3 may और may not be constant, it may be changed due to internal force। तो देखो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ये जो कंप्लीट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, मतलब जो कंप्लीट सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। इफ रिजल्टेंट
external force is 0 on the system, then the net momentum of system must remain constant. When center of mass is at rest, यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, 0। इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जहां पहले था वहीं अब भी है। अगर आपके सर पे पहले बैठा था तो अभी वहीं पे बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल, मतलब जो अलग अलग पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है वो तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब वो चेंज हो सकते हैं। अब इन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो शॉर्ट में क्वेश्चन आप पढ़िए, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो प्लांक का मास कितना गिवन है, 20 kg, और जो मेन है उसका मास कितना है, 60 kg। प्लैंक की लेंथ है 10 मीटर। जब मेन दूसरे वाले एंड पे आ जाएगा तब जो प्लैंक है वो कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, वो अपने से इस क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है, कितना डिस्प्लेस होगा और किस साइड में होगा। तो उसके लिए सपोज कर लेंगे अपन, या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में या आगे वाली डायरेक्शन में क्या होगा, ये डिस्प्लेस्ड होगा। तो सपोज अगर मैन आगे की ओर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की ओर ही जाएगा, क्योंकि अगर प्लैंक को कांस्टेंट मान लिया अगर बाय द वे गलती से, और अगर मैन को आगे भेज दिया तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या है, 0। मतलब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं क्या भाई, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जिस वजह से इनकी का जो एक्सेलरेशन होगा, सॉरी जो इनके ऊपर एफ नेट होगा वो 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो जो इनका सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी, मतलब RCOM विल बी नॉट चेंज। अगर RCOM मतलब इनका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, मतलब पहले कहीं यहाँ था इनका सेंटर ऑफ मास, तो अब भी यही रहेगा। जब ये मैन आगे की ओर जा रहा है और दूसरे एंड पे पहुंच गया तो इन ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों को ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मैंने यहाँ बना दी है, और फिर जब ये आगे की ओर दूसरे एंड पे चला गया तो शायद पीछे x डिस्टेंस चला गया होगा, कौन, प्लैंक। मैं आगे की ओर भी क्या कर सकता था, मान सकता था, मान सकते हो, लेकिन अभी कहाँ माना है मैंने, पीछे की ओर। कितना x डिस्प्लेस हुआ मान लिया है। तो देखो यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दिया है इस लाइन के अलोंग, मतलब ये तो इनिशियल हो गई और ये कौन सी हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, ये 10 मीटर था, ये x = 0 था, ये 10 - x हो गया। क्यों, क्योंकि देखो x पीछे चला गया, यहां अगर x चला गया तो प्लेन की टोटल लेंथ कितनी थी, 10 - क्या हो गया, x हो गया। तो जो मैन है वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, जब मैन का डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वो कितना हुआ है, m × 10 - x। देखो ये कितना आया है, सिर्फ इतना आया है। और प्लैंक कितना गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है कितना, x। ठीक है, तो इसको क्या रखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 = 0। तो अपने पास सिर्फ कितने थे, 2 मास थे, तो कैसे लिखोगे, m ये तो मैन का मास, और ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, xm,
सपोज ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है xm प्लस ये प्लांक mp इंटू xp, सपोज ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है xp, और इनका इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है 0। तो फाइनली क्या आया अपने पास mm xm इक्वल टू mp xp, और इनको सोल्व किया जब तो क्या आएगा इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो जो 20x है वो तो कौन आ गया 20 kg किसकी वैल्यू थी प्लैंक की, कौन किसकी थी प्लैंक की, और प्लैंक कितना बैकवर्ड आया x, और जो मेन था वो कितना आगे की ओर गया 10 - x, इससे सोल्व किया तो x इक्वल टू क्या आया 30/4, x की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर।